नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 69वीं पीएससी टॉपर उज्ज्वल कुमार उपकार सर के ओरिजिनल एस्से की इवैल्यूएटेड कॉपी को एनालाइज करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको 208 मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला हुआ है हिंदी मीडियम में। तो इनका जो फर्स्ट सेक्शन है, आज हम लोग इनका फर्स्ट सेक्शन वाली जो एस्से है उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। सेकेंड सेक्शन 74 मिला हुआ है, थर्ड सेक्शन में भी 74 मार्क्स मिला हुआ है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो इन्होंने फर्स्ट सेक्शन में जो एस्से अटेम्प्ट किया हुआ है वो है एस्से नंबर 2 कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो कृषि व्यवस्था में सुधार और ग्रामीण अर्थतंत्र को कैसे सशक्त बना सकते हैं, उस दोनों में जो है इंटरलिंकेजेस क्या है, इस बारे में है ये एस्से। आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने इंट्रोडक्शन को किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का कहना था, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं पूरा शरीर भी है। तो इन्होंने जो है इस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, तो इनसे अपने आंसर को इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अपने एस्से को स्टार्ट किया हुआ है। स्वामीनाथन जी का यह कथन इसलिए भी सटीक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 70 से 75% कृषि कार्यों में लगी हुई है। यह देश के लोगों के लिए रोजगार का साधन होने के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है, साथ ही निर्यातों के जरिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करती है। तो इन्होंने एक साथ यहाँ पे इन्होंने डाटा को कोट कर दिया है। इन्होंने एक साथ कृषि के जो कई सारे फ़ायदे हैं इन्होंने यहीं पे गिना दिया है कि रोज़गार का सृजन में हेल्प करता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान है, फिर विदेशी मुद्रा भंडार को भी वो अर्जित करता है। फिर अब मेन बॉडी में आने से पहले यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग पैरा के इन्होंने बखूबी और बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। भारत की कृषि व्यवस्था मुख्यतः पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। यह जीवन निर्वाह के लिए की जाती रही है। प्राचीन काल में जब जनसंख्या सीमित थी तब पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करके भी जीवन निर्वाह संभव था। गांव अर्थव्यवस्था के केंद्र होते थे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। तो इन्होंने जो है टेम्पोरल जो वे होती है एस्से को लिखने की, कि आप पहले एंशिएंट के बारे में बता दो उस टॉपिक का, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न पे आकर के उस टॉपिक के बारे में बता सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने जो कालखंड को यूज़ करते हुए कि पहले क्या था फिर बाद में क्या था, उस तरीके से इन्होंने अपने एस्से को यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। अब इन्होंने ऋग्वेदिक समाज के बारे में भी लिख दिया हुआ है कि ऋग्वेदिक समाजों में यह उदाहरण मिलता है कि कृषि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, संसाधनों की मांग बढ़ने लगी तथा अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत महसूस हुई। तो इन्होंने धीरे धीरे अब ये बॉडी पे आप स्विच कर रहे हैं, डायरेक्टली बॉडी पे नहीं आया, बट इंट्रोडक्शन के जरिए इन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ों की इम्पोर्टेंस को बताते हुए, कृषि में सुधार की ज़रूरत को बताते हुए कि उनकी ज़रूरत क्या है, कैसे कैसे उसकी ज़रूरत बढ़ने लग गई, पहले ज़रूरत नहीं थी एंशिएंट टाइम में उतनी ज़्यादा। तो अब इससे बताते हुए उन्होंने इस पैराग्राफ, एक छोटे से पैरा को यूज़ करते हुए अब वो है जो बॉडी पे आएंगे। तो कृषि व्यवस्था में सुधार कर ना सिर्फ देश को प्रगति के नए आयाम प्राप्त होंगे, बल्कि वो ग्रामीण अर्थतंत्र जो प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है उसे सशक्त कर सकते हैं। तो अब ये आ रहे हैं धीरे धीरे करके बॉडी पे, ठीक है। इसके लिए हमें दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। पहला कि कृषि व्यवस्था में कौन से सुधार किए जा सकते हैं, तथा दूसरा क्या इन सुधारों से ग्रामीण अर्थतंत्र सशक्त बन पाएगा। तो इस पैराग्राफ जो है में इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने जो है बीच का जो इंटरलिंकिंग पैराग्राफ है इसे कह सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के जरिए ये मेन बॉडी पे आप स्विच कर जाएंगे और इन्होंने बाकायदा यहाँ पे दो क्वेश्चंस भी लिख रखा है, जिससे कि एग्जामिनर के माइंड में एक क्यूरियोसिटी जगे कि आगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, जिससे कि वो पढ़े पूरे। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपके एस्से को एग्जामिनर पढ़े, और इन्होंने यहाँ पे वो स्टाइल अपनाया हुआ है कि कैसे उनसे अपने जो है एग्जामिनर से अपने एस्से को पढ़वाना है। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हमें विश्व के विभिन्न देशों की कृषि व्यवस्था में सुधार को समझना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैलिफोर्निया मॉडल है। तो अब जो है वो अपनी कंटेंट को स्टार्ट करते हुए, बॉडी को स्टार्ट करते हुए मेन कंटेंट के लिए, और उन्होंने विश्व का उदाहरण दे रखा है इस संदर्भ में।
और जहाँ जलवायु दशाएं एवं मिट्टी बहुत ज़्यादा अनुकूल न होने पर भी तकनीक एवं विज्ञान की सहायता से कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए गए। तो उन्होंने बताया कि साइंस एंड टेक का यूज़ करते हुए जो कैलिफोर्निया जैसे जलवायु जो दशाएं हैं, वहाँ की जो मिट्टी है जिस तरह की जो अनुकूल नहीं है, तब भी वहाँ पे जो है अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिए हैं। अतः यहाँ यह मानने में कोई समस्या नहीं है कि कृषि में तकनीकी सुधार जरूरी है। इन सुधारों में अच्छी गुणवत्ता के बीज, सिंचाई के साधन, फसल निरीक्षण, तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। तो इन्होंने पहले विश्व का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है और तकनीकी में क्या सुधार की जा सकती है वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब जो है वो भारत में इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में और भी क्या चीज़ें की गई है और की जा सकती है, उसे उन्होंने इस पैराग्राफ में यूज़ कर दिया है। लिखा हुआ है, भारत में हरित क्रांति के समय भी ऐसे उपायों को अपनाया गया जिससे भारत संपूर्ण आयातक देश से निर्यातक देश में बदल गया, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे, जैसे मिट्टी की लवणता बढ़ने से उर्वरा शक्ति का कम होना तथा भूजल स्तर का कम होना। अतः कृषि व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएं जो न सिर्फ उत्पादन और उत्पादकता को ध्यान में रखे बल्कि पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखे। तो इन्होंने पहले जो है क्या किया कि विश्व का पहले एक एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया इधर, है ना। उसके बाद इन्होंने भारत का एग्जाम्पल लिखा और उसके पॉजिटिव्स क्या थे, प्लस क्या थे, यहाँ पे दिखा दिया। उन्होंने इसका कुछ निगेटिव्स भी है, माइनस पॉइंट क्या है, इसके निगेटिव नकारात्मक पहलू क्या है, तो इसे भी इन्होंने इस पैरा में दिखा दिया। अब जो है इसे एड्रेस किस तरह से कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हैं, है ना, कि किसका किसका ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का, और तब हमें कृषि व्यवस्था में जो सुधार करनी चाहिए। तो इसे भी इन्होंने इस पैराग्राफ में बता दिया है। अब कृषि व्यवस्था में तकनीकी सुधार के अतिरिक्त, तो अब देख रहे हैं ये जो इंटरलिंकिंग जो एक लाइन है कि पहले इन्होंने क्या बताया है, कृषि व्यवस्था में तकनीकी सुधार तो ठीक है ज़रूरी है, उसके अतिरिक्त डायरेक्टली इन्होंने एब्रप्टली चेंज नहीं किया हुआ पैराग्राफ को, बिल्कुल एक कनेक्शन है पिछले जो पैराग्राफ से है और अगले पैराग्राफ का, एक कनेक्शन बिल्ड करके ही इन्होंने स्विच किया है पैराग्राफ को। तो कृषि व्यवस्था में तकनीकी सुधार के अतिरिक्त संस्थागत सुधार भी जरूरी है। तकनीकी सुधार तो जरूरी है, साथ साथ क्या है, संस्थागत सुधार भी जरूरी है। इसमें भूमि सुधार तथा संस्थागत ऋण उपलब्धता जैसे सुधार शामिल है। परंतु अब दूसरा प्रश्न, ठीक है ना, तो ये सर जो वर्ड होता है ना, ये कनेक्शन बिल्ड करता है पिछले पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ की। तो परंतु अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कृषि सुधार से देश का ग्रामीण अर्थतंत्र वास्तव में सशक्त होगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कृषि तथा ग्रामीण अर्थतंत्र के बीच के संबंध का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। अब ये बता रहे हैं कि आगे जो है हम विश्लेषण करेंगे कि जो है कृषि तथा ग्रामीण अर्थतंत्र के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो एग्जामिनर के माइंड में अगेन इन्होंने क्यूरियोसिटी जगाने का काम किया हुआ है। अब इन्होंने जो है गांव का एक सटीक परिभाषा जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इन्होंने यूज़ कर दिया यहाँ पे कि गांव की सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार जहाँ 75% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य में संलग्न हो उसे गांव कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। ग्रामीण अर्थतंत्र और कृषि में घनिष्ठ तथा अटूट संबंध है। तो ग्रामीण अर्थतंत्र और कृषि में उसका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग है। एक ग्रामीण अर्थतंत्र के अधिकतर रोजगार कृषि पर निर्भर होती है। ग्रामीण अर्थतंत्र कृषि उत्पाद की मांग और पूर्ति पर टिका होता है। तो टोटल जो हमारा जो विलेज की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड किस पे करती है, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड है, उसकी जो सप्लाई है, उस पर टिका होता है। ग्रामीण अर्थतंत्र तभी सशक्त हो सकता है जब कृषि एवं सहवर्ती क्रियाकलाप हों। देखिए सहवर्ती क्रियाकलाप जो है इन्होंने दर्शा दिया यहाँ पे। पूछा कृषि में सुधार के बारे में गया है, अब इन्होंने यहाँ से बताना स्टार्ट कर दिया कि सहवर्ती क्रियाकलाप भी उतना ही जरूरी है ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कि मांग तथा पूर्ति में संतुलन बना रहे। मांग तथा पूर्ति का यह संतुलन तभी बना रह सकता है जब ग्रामीण अर्थतंत्र की मांग के अनुसार कृषि उत्पादन करे, परंतु जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जैसी समस्याएं न सिर्फ इस उत्पादन को कम करती है बल्कि मांग और पूर्ति को असंतुलित करती है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि संतुलन जरूरी है मांग तथा पूर्ति का, और उसके बाद इन्होंने जो है अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है उसे भी इन्होंने यहाँ पे दर्शा दिया है। अब आगे कृषि में तकनीकी सुधार करके उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है जिससे ज़्यादा जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा संभव हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ कृषि में संस्थागत सुधार करके
तो तकनीकी सुधार करके क्या किया जा सकता है, वो हम लोग पहले बात इसमें किया जा चुका है। अब संस्थागत सुधार करके उन्हें असंस्थागत ऋण स्रोतों से छुटकारा मिलेगा किसानों को, जिससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ किसानों की जो आत्महत्या की जो एक मुद्दा है, समस्या है, उसमें भी कमी होगी। अब सेकंड में भी इन्होंने महात्मा गांधी को इन्होंने यहाँ पे कोट किया हुआ है। तो महात्मा गांधी जो थे वो आत्मनिर्भर गांव का एक बहुत बड़े विचारक थे। उनका विचार था कि गांव जो वो आत्मनिर्भर हो का विचार दिया था, और उनका यह भी मानना था तथा ये आत्मनिर्भर गांव संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। अगर गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ऐसा मानना था महात्मा गांधी जी का, और उन्होंने बाकायदा यहाँ पे कोट कर दिया है। अब उसके आगे परंतु देख सकते हैं उसके आगे, परंतु ग्रामीण अर्थतंत्र का सशक्तिकरण सिर्फ कृषि में सुधारों से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कृषि के सहवर्ती क्षेत्र, तो ग्रामीण अर्थतंत्र का जो है ना सुधार या सशक्तिकरण, उसमें सिर्फ कृषि में सुधार से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जो सहवर्ती क्षेत्र हैं कृषि पालन जैसे पशुपालन, मछली पालन इत्यादि पर भी ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अर्थतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कृषि क्षेत्र के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा सेवा एवं उद्योग क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी कार्य करती है। इन कच्चे माल के जरिए किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। इस संदर्भ में कृषि में निजी निवेश तथा अनुबंध आधारित कृषि की अवधारणा भी प्रचलन में है। ग्रामीण अर्थतंत्र के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल कृषि को अपनाना पड़ेगा। अब इन्होंने यहाँ पे करंट अफेयर का यूज़ कर दिया बाकायदा। विभिन्न ऐप्स के जरिए जलवायु दशाओं को ध्यान में रखकर बेहतर उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में विभिन्न स्तर की सरकारें केंद्र तथा राज्य स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है, जो कृषि व्यवस्था में सुधार करके ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इन्होंने यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, क्या क्या योजना है अलग अलग, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में बता दिया है। तो बहुआयामी है, इसमें सब कुछ शामिल है। इन योजनाओं में हरित क्रांति 2.0 बाकायदा इन्होंने गिनाया हुआ है कि ये सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के। न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इत्यादि प्रमुख है। ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के साथ साथ कृषि निर्यात क्षेत्र बनाने तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति का भी अनुसरण किया जा रहा है। तो और भी क्या किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, ये भी इन्होंने यहाँ पे गिना दिया अपने इस पैराग्राफ में। पैराग्राफ को शॉर्ट रखा है, बिल्कुल ही क्लियर रखा है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं हैं, तो यहाँ बता दिया कि कई सारे गवर्नमेंट की योजना है इधर, ठीक है ना। तो इनमें लेकिन कई सारी समस्याएं भी हैं। इनमें भ्रष्टाचार की एक प्रमुख समस्या दिखती है। अब अदम गौंडवी क्या कहते हैं, अब यहाँ पे तीसरे इंसान को उन्होंने कोट किया हुआ है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। इसमें उन्होंने कितने शानदार तरीके से जो थर्ड जो एक ग्रेट पर्सनालिटी है उनका जो वक्तव्य है, इसे इन्होंने अपने हिस्से में कोट कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिख रखा है, ग्रामीण अर्थतंत्र का सशक्तिकरण कृषि व्यवस्था में सुधार के अतिरिक्त, कृषि व्यवस्था में सुधार तो जरूरी है, उसके अतिरिक्त और क्या चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से हो पाएगा। इसके लिए न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को समेकित दृष्टि से देखते हुए सतत, अब देखते हैं कीवर्ड इन्होंने कितने बेहतरीन यूज़ किया हुआ, सतत, समावेशी तथा समृद्ध गांव की परिकल्पना की जा सकती है। वैसे भी आप अगर आप अपने कंक्लूजन में सतत, समावेशी जैसे वर्ड्स लिखते हैं ना, तो आपके आंसर को वेट मिलता है और एग्जामिनर अब इसे पढ़ करके ही आपको नंबर देने वाला है। तो इसलिए कंक्लूजन बेस्ट होना चाहिए। वर्तमान में बिहार सरकार की 7 निश्चय 2.0 योजना भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो इन्होंने बिहार को भी लास्ट में टच कर दिया, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी अपने हिस्से को शो कर दिया। आप देख सकते हैं इनकी जो लेखन शैली है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इनकी जो अभिव्यक्ति है, जो लिखने का तरीका है, पैकेजिंग है आंसर की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहीं भी ये अपने विषय वस्तु से भटके नहीं है, आप देख पाएंगे पूरे के पूरे हिस्से में। और जो इनका जो लिखने का तरीका है वो भी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने चीज़ों को लिखा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से, एंड संक्षेप में भी लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश वाली काम भी इन्होंने नहीं किया हुआ है। तो
इनके एस्से से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि टू द पॉइंट लिखने हैं, कैसे हमें टॉपिक से क्लोज रहना है, और अपनी जो थॉट है उससे बिल्कुल अरेंज्ड वे में, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखनी है, और उसमें एक सटीकता दिखनी चाहिए, है ना। इन सारे आयामों पे अगर हम काम करते हैं तो इनकी तरह ही हम भी एस्से में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, जो सेकंड एस्से एंड थर्ड एस्से जो इनका है, उसे हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।